अमेरिका के नॉर्दर्न रीजन में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगलों में एक फ्रेंड्स का ग्रुप हाइकिंग कर रहा था। हाइकिंग करते करते शाम हो गई। जब शाम हुई तो सारे फ्रेंड्स ने कैंप लगाने का सोचा। कैंप लगाने के बाद सभी दोस्त आराम करने बैठे। जैसे ही वो आराम करने बैठे तो अचानक उन्हें जंगल से एक जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी खौफनाक और इतनी ऊंची थी कि पूरे जंगल में गूंजी। चीख सुनने के बाद दोस्तों का पूरा ग्रुप डर गया। वो सब इस सोच में पड़ गए कि इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है। थोड़ी देर बाद सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वो चीख की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है। सभी दोस्त जिस तरफ से चीख आई है उस तरफ बढ़ने लगे। रात बहुत गहरी हो गई थी और जंगल बहुत ही घना था। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्हें खून की तेज बू आने लगी। बू सूंघने के बाद सभी दोस्त ये समझने लगे कि शायद कोई जानवर जख्मी हुआ, मगर आगे जो वो देखने वाले थे वो बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर था। जैसे ही वो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों में से एक दोस्त की फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी। जैसे ही वो फ्लैशलाइट जमीन पर पड़ी एक औरत को उन्होंने जख्मी हालत पर जमीन पर पड़े हुए देखा। उसके पूरे जिस्म पर ऐसे निशानात थे कि जैसे उस पर किसी ने तशद्दुद किया। ये मंजर देखने के बाद सभी दोस्त खौफ से डर गए। और इसी तरह वाशिंगटन स्टेट के शहर सिएटल में एक और मर्डर रजिस्टर हुआ। आइए थोड़ा सा जानते हैं उस हैंडसम किलर की मर्डर हिस्ट्री के बारे में जिसने लेट 1970s और अर्ली 1980s में पूरे अमेरिका को डरने पर मजबूर कर दिया। और ये जानते हैं कि कैसे 2 दफा भागने के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। 1 फरवरी 1974 यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की स्टूडेंट लिएंडा एन हेली अपने घर के बाहर से गायब हो जाती है। लड़की गायब होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की ही एक स्टूडेंट पर हमला हो चुका होता है। हमले से तो वो बच जाती है लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। ये सब सुनने के बाद सिएटल पुलिस थोड़ी एक्टिव हो जाती है। 14 जुलाई 1974 23-year-old जेनिस लेक सैमामिस स्टेट पार्क में एंजॉय करने के लिए आती है। वहां आने के बाद 3 घंटे के अंदर ही अंदर वो वहां से गायब हो जाती है। सेम दिन 19-year-old डेनिस अपने दोस्तों के साथ रेस्टरूम में एंजॉय कर रही होती है। जैसे ही वो रेस्टरूम के कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक नौजवान और खूबसूरत आदमी कमरे के बाहर खड़ा है। वो आदमी उसे उसकी मदद करने का कहता है। वो मदद करने के लिए मान जाती है। वो उसके साथ जाने के बाद फिर वापस नहीं आती। पुलिस दोनों जगह इन्वेस्टिगेशन करवाती है। लेक सैमामिस स्टेट पार्क की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वहाँ एक आदमी अपनी बोट को उतारने के लिए मदद मांग रहा होता है। वो एक एक करके सबके पास जाता है। जेनिस उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो भी उसके साथ जाती है और फिर वापस नहीं। इन्वेस्टिगेशन से मजीद पता चलता है कि उस आदमी के पास एक वोल्क्सवैगन थी जिसे वो चलाकर वहां आया था। लोकल्स ने मजीद बताया कि उसका नाम टेड था। जहां डेनिस गायब हुई थी वहां भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वोल्क्सवैगन बीटल में एक आदमी वहां भी आया था। अब पुलिस को ये तो पता लग गया कि किलर का फर्स्ट नेम टेड है और उसके पास वोल्क्सवैगन बीटल है, मगर अभी भी उनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो किसी पर शक कर सके। अगस्त 1974 के बाद सिमिलर किलिंग्स अमेरिकन स्टेट यूटा में होने लगती और सिमिलरली इस दफा भी किलर की तरफ से एक दिन में दोबारा 2 लड़कियों पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। होता कुछ यूं है कि 8 नवंबर 1974 को 18-year-old कैरन डोरेंच मॉल में घूम रही होती है। वहाँ पुलिस के रूप में एक आदमी उसके पास मदद मांगने के लिए आता है। वो मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वो आदमी उसे मॉल की पार्किंग लॉट में ले जाता है जहाँ एक वोल्क्सवैगन बीटल खड़ी होती है। कैरल उस आदमी के आगे होती है और वो आदमी उसके पीछे होता है। जैसे ही वो गाड़ी के पास आती है तो वो आदमी उसे हथकड़ियां लगाना शुरू कर देता है। कैरल को ये सब अजीब लगने लगता है क्योंकि बिना वारंट के आप अमेरिका में किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो भागने में कामयाब हो जाती है। उसी दिन शाम को 70-year-old डेब्रा अपने छोटे भाई को लेने के लिए अपने हाई स्कूल से निकलती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाई स्कूल के पार्किंग लॉट से एक चाबी मिलती है। जब कार्ल डेरोंच वाली हथकड़ियों पर इस चाबी को यूज किया जाता है तो वो हथकड़ियां खुल जाती हैं। तभी पुलिस को यकीन हो जाता है कि दोनों जगहों पर एक ही आदमी था। वाशिंगटन और यूटा के बाद अमेरिकन स्टेट कोलोराडो में भी मर्डर्स होने लगते हैं। जैसे कि एक मर्डर 12 जनवरी 1975 को कोलोराडो के रिजॉर्ट विलेज स्नो मास में 23-year-old कैरिन कैम्पबेल अपने होटल से गायब हो जाती है जब वो अपने रूम से मैगजीन लेने जाती है। उसकी डेड बॉडी कुछ दिनों बाद रिजॉर्ट विलेज के बाहर मिलती है। मर्डर्स दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। पुलिस को सस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होती है बट वो अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रहती है क्योंकि ज्यादातर मर्डर्स वाशिंगटन, यूटा और कोलोराडो में होते हैं। तो पुलिस यहाँ की पेट्रोलिंग मजीद बढ़ा देती है। इसी पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे पेट्रोल सर्जन बॉब हैवर्ड एक वोल्क्सवैगन बीटल को रोक लेते हैं जो यूटा स्टेट के शहर क्रैंगर में एक घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो। गाड़ी के अंदर उन्हें एक क्रोबार, एक स्काई मास्क और हथकड़ियां मिलती हैं जिसके बाद वो ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं। जो पुलिस को पता चलता है कि ड्राइवर का नाम टेड बंडी है तो वो उस ड्राइवर को मजीद शक की निगाह से देखने लगते हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास ज्यादा सबूत नहीं होते तो इसी वजह से उन्हें मजबूरन टेड बंडी को रिलीज करना पड़ता है। रिलीज करने के बाद पुलिस टेड पर हर वक्त नजर रखती है।
पुलिस को लगता है कि टेड बंडी ने ही वाशिंगटन, यूटा और कोलोराडो में सारे कत्ल किए। उन्हें बस अब गवाहों की जरूरत होती और जो वो चाह रहे होते हैं वो उन्हें मिल जाता है। दरअसल पुलिस जितने भी मर्डर्स होते हैं उनको साथ साथ न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाती है और कातिल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है कि वो कौन से टूल्स और कौन सी गाड़ी यूज करके कत्ल करता है। ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद 26 अगस्त 1975 को एक लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ क्लोपफर होता है पुलिस को फोन कॉल करती है। ये लड़की असल में टेड बंडी की गर्लफ्रेंड होती है और ये पुलिस को भी यही बताती है। एलिजाबेथ पुलिस को टेड बंडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। एलिजाबेथ बताती है कि कैसे वो सितंबर 1969 को पहली दफा मिले। एलिजाबेथ ने बताया कि कैसे 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ग्रेजुएट होने के बाद बंडी ने लॉ स्कूल में अप्लाई किया। उसने ये भी बताया कि बंडी वाशिंगटन स्टेट रिपब्लिकन पार्टी के लिए सिएटल क्राइम कमीशन में भी काम करता रहा। वो ये भी बताती है कि 1974 के शुरू में उसे टेड पर शक होने लग गया। उसने ये भी बताया कि जब वो टेड के साथ रहती थी तो उसे टेड के ड्रॉर से ग्लव्स और हैंडकफ्स मिलते थे। कई दिनों तक उसके ड्रॉर से लड़कियों के कपड़े भी मिलते रहे। उसने ये भी बताया कि जिस रात यूटा स्टेट के शहर बाउंटीफुल से एक लड़की गायब हुई थी उसी रात उसी जगह से टेड ने उसे पे फोन से कॉल की थी। पुलिस ने एलिजाबेथ से मजीद इन्फॉर्मेशन ली और इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस का टेड पर शक यकीन में बदल गया। पुलिस अब बंडी पर हर वक्त नजर रखने लगी। अब बस पुलिस को बंडी का कोई विक्टिम चाहिए होता है जो बंडी पर केस कर सके और वही होता है। 2 अक्टूबर 1976 को कार्ल डेरोश जो मॉल में बंडी का निशाना बनने से बच जाती है वो बंडी पर अगवा करने का इल्जाम लगाती है। इसके बाद पुलिस बंडी को अरेस्ट कर लेती है और बंडी की सारी चीजों को अपनी कस्टडी में ले लेती है जिसमें उसकी कार भी शामिल होती है। मार्च 1976 को 5 दिन के ट्रायल के बाद कोर्ट रूम बंडी को किडनैपिंग के केस में कसूरवार ठहराती है और बंडी को 1 से 15 साल की कैद की सजा सुनाती है। सजा सुनने के बाद पुलिस बंडी की हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को यकीन होता है कि बंडी ही सारे कत्लों में मुलविस था। इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्वेस्टिगेटर्स को बंडी की कार से किसी के बाल मिलते हैं। टेस्ट करवाने के बाद ये पता चलता है कि ये बाल कैरिन कैम्बल के थे जो कोलोराडो में गायब हुई थी, जिसकी लाश कुछ दिनों बाद स्नो मास के बाहर मिली थी। इस सबूत के मिलने के बाद बंडी पर एक और केस किया जाता है। 7 जून 1977 को कैम्बल मर्डर केस में बंडी को एस्पन के कोर्ट हाउस में ले जाया जाता है। कोर्ट हाउस के अंदर सबको लॉ लाइब्रेरी की एक्सेस हासिल होती है। बंडी मौके का फायदा उठाकर पुलिस से बचकर हाउस की लाइब्रेरी की विंडो से छलांग लगा लेता है और पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। लेकिन इस भागने का कोई फायदा नहीं होता और 6 दिन बाद पुलिस उसे फिर पकड़ लेती है। इस हादसे के बाद पुलिस बंडी को ग्लेनवुड स्प्रिंग्स कोलोराडो के सबसे महफूज प्रिजन में कैद कर लेती है। जिस कमरे में बंडी को कैद किया जाता है उसकी छत में एक कट होता है और ये कट डक सिस्टम का कट होता है। बंडी इस डक सिस्टम के जरिए जेल से भागने का प्लान बनाता है। वो इस कट से निकलने के लिए अपने वजन को कम करता है और फिर 30 दिसंबर 1977 को इस कट के जरिए से जेल से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद वो अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट में चला जाता है। फ्लोरिडा जाने के बाद भी बंडी अपनी कत्ल की फितरत को नहीं रोक पाता। 15 जनवरी 1978 को बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की 2 स्टूडेंट्स मार्गरेट एंड लीसा का कत्ल कर देता है और उसी यूनिवर्सिटी के 3 मजीद स्टूडेंट्स को जख्मी कर देता है। 9 फरवरी 1978 को बंडी 12 साल की लड़की किम्बरली को किडनैप करके कत्ल कर देता है। उसकी लाश कुछ दिनों बाद स्वान रिवर स्टेट पार्क में मिलती है। 2 दफा फ्लोरिडा स्टेट में कत्ल होता है और दोनों दफा फ्लोरिडा स्टेट की पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम रहती है। इस वाकये के तकरीबन 4 दिन बाद पेंसाकोला शहर के पुलिस ऑफिसर डेविड ली रात के 1:30 बजे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। उन्हें घर के बाहर गाड़ी दिखती है। उस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑफ होती है। उस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी होता है। वो वहाँ रुक कर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। छानबीन के बाद उन्हें ये पता लगता है कि ये गाड़ी चोरी की गई है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये ड्राइवर टेड बंडी था। इस बार गिरफ्तारी के बाद टेड बंडी को एक के बाद एक ट्रायल से गुजरना पड़ता है। 25 जून 1979 को टेड बंडी को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में कत्ल किए गए 2 बच्चों के ट्रायल से गुजारा जाता है। 24 जुलाई 1979 को बंडी को इस केस में कसूरवार ठहरा दिया जाता है। 7 जनवरी 1980 को किम्बरली केस में कोर्ट रूम बंडी को कसूरवार ठहरा देता है। 9 फरवरी 1980 को कोर्ट रूम बंडी के लिए सजाए मौत की सिफारिश करता है। कुछ साल ट्रायल से गुजरने के बाद 23 जनवरी 1989 को बंडी अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है। जेम्स डॉब्सन को इंटरव्यू देते हुए टेड बंडी अल्कोहल और पोर्नोग्राफी को अपने सारे घटिया रवैये का जिम्मेदार ठहराता है। इल्जाम कबूल करने के बाद 24 जनवरी 1989 को सुबह 7 बजे फ्लोरिडा स्टेट जेल में बंडी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता है और इसी तरह अमेरिका के लेडी किलर मर्डरर की कहानी खत्म हो जाती है।